Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss short question of chapter number 5 which is applications of computer science. Okay, the first question is briefly describe the positive impact of AI in our daily life. हमारी डेली लाइफ में एआई की कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं उसको डिस्क्राइब करना है। क्या क्या जो है वो एआई की वजह से हमारी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो मतलब आप ये कह सकते हो कि असर पड़ रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव इम्पैक्ट। AI make daily tasks easier by helping us in activities like online shopping, navigation and smart home control। जो AI है उसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। ठीक है, हमारी जितनी भी डेली लाइफ टास्क होती हैं उनमें वो हेल्प कर रहा होता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, अब हमें क्या होता है कि मतलब मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। नेविगेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। आप कह सकते हो कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर मूव करें, या एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं हम वहाँ पे मूव करते हैं। इसी तरह से स्मार्ट होम कंट्रोल हो गया, घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एआई इन्वॉल्व हो गया है, उसने हमारी लाइफ को इजी बना दिया है। जैसे बहुत से सिक्योरिटी कैमरास हो गए, या आप भी कह सकते हो कि घर की जो लाइट्स वगैरह हैं वो सब भी ऑटोमेट हो गई हैं। हम लोग मतलब अपने वॉइस कमांड के थ्रू उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे टर्न ऑन द लाइट तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, अगर हम लोग कहते हैं टर्न ऑफ द लाइट तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी हैं। इट्स सेव टाइम, इंक्रीज एक्यूरेसी एंड प्रोवाइड यूजफुल सजेशन बेस्ड ऑन आवर नीड। हमारी क्या ज़रूरत है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें सजेस्ट कर रहा होता है, रिकमेंड कर रहा होता है, रिकमेंडेशंस दे रहा होता है। इसके अलावा हमारे टाइम को बहुत मतलब सेव करता है। हमारे टाइम जो है वो जैसे बाकी अगर हम लोग मैनुअल बहुत से काम कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेशन की तरफ सारी चीज़ें चली गई हैं, तो उससे हमारा टाइम भी सेव हो रहा होता है। और एक्यूरेसी मतलब बहुत करेक्टली काम कर रहा होता है। अगर वही काम ह्यूमन करे तो उससे मिस्टेक होने की चांसेस होती हैं, लेकिन वही काम मशीन करे तो वहाँ पे फिर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज वगैरह है उसको इम्प्रूव करती है। जैसे हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि एआई जिसके अंदर इन्वॉल्व हुआ हुआ है, और उससे क्या हो गया है कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। अब बहुत सी ऐसी मशीन्स आ गई हैं जहाँ पे एआई को यूज़ किया जाता है, जो प्रिडिक्शंस वगैरह कर होता है। जैसे डिजीज प्रिडिक्शन हो गया, बैंकिंग में यूज़ किया जाता है, या फिर कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ओके, सुपरवाइज्ड में क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, दोनों में हम लोगों ने एक मॉडल क्रिएट करना होता है। और जैसे हम लोग अगर सुपरवाइज की बात करें, इसमें भी हमने एक मॉडल क्रिएट करना है, अनसुपरवाइज में भी हम लोग मॉडल क्रिएट कर रहे होते हैं। और वो मॉडल क्या करता है कि हम लोग उससे फिर बाद में कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर कर रहा होता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पहले हम लोग इस मॉडल को कुछ सिखाएंगे तब जाके वो इस काबिल होगा कि वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर कर सके, हमारी हेल्प कर सके, कुछ भी प्रिडिक्ट कर सके। अब जब हम लोग इसको सिखाते हैं, ठीक है, जब ट्रेनिंग का टाइम होता है तो उस वक्त हम उसको कुछ डाटा देते हैं जिसके थ्रू वो लर्न करते हैं। सिमिलरली अगर हम अनसुपरवाइज की बात करें तो इसमें भी हम लोग उसको डाटा देंगे और वो लर्न करेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस ये आता है कि जब हम लोग सुपरवाइज को डाटा देते हैं और जब वो लर्न कर रहा होता है तो डाटा के साथ हम उसके आंसर्स भी दे रहे होते हैं। मतलब हम क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चंस के साथ आंसर भी दे रहे होते हैं। तो वो लर्न कर लेता है और फिर बाद में फिर हम उससे टेस्ट करते हैं या प्रिडिक्ट करवा रहे होते हैं कि अच्छा आप बताओ। जैसे हम लोगों ने कैट और डॉग की एग्जाम्पल ली थी, तो हम लोग इसको डिफरेंट कैट की पिक्चर्स देंगे और डॉग की पिक्चर्स देंगे, लेकिन साथ नाम भी बता देंगे कि ये कैट है, ठीक है, और ये डॉग है। तो उसने लर्न कर लिया, फिर बाद में हम इससे पूछ लेंगे कि ये कैट है ये डॉग, तो वो हमें आंसर कर देगा। अनसुपरवाइज लर्निंग में ये चीज़ नहीं होती। मतलब हम लोग सिर्फ आप ये कह सकते हो डाटा देते साथ आंसर्स नहीं देते, बल्कि वो खुद उस चीज़ को जो है वो लर्न कर रहा होता है, लर्न करने की कोशिश कर रहा होता है, फिर बाद में हम उसे प्रिडिक्शन करवाते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी समझेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। सुपरवाइज लर्निंग में यूजिंग लेबल डाटा। लेबल डाटा मतलब हम क्वेश्चंस देते हैं साथ आंसर भी दे देते हैं, ये होता है लेबल डाटा। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है डाटा विद करेक्ट आंसर, मतलब हम साथ आंसर्स भी बताते हैं तो वो लर्न कर लेते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, अनलेबल डाटा होता है, मतलब हम लोग साथ उसको आंसर नहीं बता रहे होते। सुपरवाइज लर्निंग का जो सेकंड है, द गोल इज प्रिडिक्शन। जो हमारा मेन पर्पस होता है ना यहाँ पे मॉडल को क्रिएट करने, वो प्रिडिक्शन होता है, वो प्रिडिक्ट करके बताए। ठीक है, जैसे प्रिडिक्ट मार्क्स, मार्क्स कितने आएंगे, ठीक है, आगे मतलब जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, प्राइस क्या होगी इसकी वो प्रिडिक्ट करके बताए, कैटेगरी क्या है वो प्रिडिक्ट करके बताए। अनसुपरवाइज लर्निंग में जो हमारा पर्पस होता है मॉडल्स को क्रिएट करने का, वो ये होता है कि जो भी उसके अंदर पैटर्न्स वगैरह उनको फाइंड आउट करे और ग्रुप्स वगैरह को फाइंड आउट करे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग आगे एग्जाम्पल समझते हैं। नेक्स्ट है मोर एक्यूरेट बिकॉज द मॉडल लर्न्स फ्रॉम अननोन एग्जाम्पल। ठीक है, जो सुपरवाइजर है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर जब आगे हम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको आंसर याद होगा। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि ये लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि ये खुद हर चीज को डिस्कवर कर रहा होता है, हर चीज को फाइंड आउट कर रहा होता है। अच्छा ये इसका आंसर हो सकता है, ये इसका आंसर हो सकता है। प्रिडिक्टिंग, अब जैसे यहाँ पे ये है कि प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस यूजिंग पास्ट डेटा वेयर प्राइस इज ऑलरेडी नोन।
देखिए, जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिफरेंट हाउसेस इसको दे दिए, ठीक है, एज अ डाटा, और साथ इसको आंसर्स भी दे दिए। इसने याद कर दिया कि अच्छा इतने मरले का घर होगा तो उसकी ये प्राइस होगी, ठीक है, इस जगह पे घर होगा तो ये प्राइस होगी। बाद में जब हम लोग प्रिडिक्ट करवाएंगे, एक न्यू हाउस उसको देंगे, उसके अंदर सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स बता देंगे कि इस जगह पे ये घर है और इतने मरले पे घर है, ठीक है, इसके अंदर ये चीजें जो है हम लोगों ने लगाई हुई है। अब बताओ, अब प्रिडिक्ट करके बताओ क्या कितना मतलब कितनी प्राइस होगी, तो वो इजीली बता देगा। लेकिन अगर हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करें, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि हम लोग मतलब डेटा दे रहे होते हैं, इसमें डिफरेंट कस्टमर्स होंगे, ठीक है, हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट होगा। तो अनसुपरवाइज लर्निंग क्या करेगा कि उनकी ग्रुप्स बनाता जाएगा, मतलब ग्रुप्स कहते हैं क्लस्टर को, क्लस्टर्स बनाता जाएगा, ठीक है। अब मतलब जो जो कस्टमर जिनके सेम इंटरेस्ट होंगे उनको एक ग्रुप में डालता जाएगा, इस तरह से ग्रुपिंग करता जाएगा। अब ये काम ये खुद कर रहा है, हम लोगों ने कोई मतलब इस तरह का डाटा नहीं दिया कि साथ इसको आंसर भी बता दें या साथ उसके हम लोग लेबल भी लगा दें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुपिंग कस्टमर इनटू अ क्लस्टर, ठीक है, एक क्लस्टर बनाता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दो दो का ग्रुप बनाता जाएगा, दो दो कस्टमर का, कि इनका सेम इंटरेस्ट है, कि फॉर एग्जांपल ये बटर लेता है तो साथ ब्रेड भी लेता है, इसका एक ग्रुप बना देगा। साथ मतलब कोई भी बेकरी आइटम्स है, ये बिस्किट लेता है तो साथ ये आप कह सकते हो केक भी लेता है, इसका एक ग्रुप बना देगा। कंपेयर द यूज ऑफ, ओके, डिस्क्राइब हाउ कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन हेल्प इन ऑटोमेशन ऑफ टास्क। किस तरह से जो कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन है वो टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा होता है। कंप्यूटर विजन हेल्प मशीन सी एंड अंडरस्टैंड इमेजेस और वीडियोस। ये जो कंप्यूटर विजन है, यहाँ पे इमेजेस और वीडियोस की बात की जाती है, कि ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि इस काबिल होते हैं कि इमेजेस और वीडियोस को देख सके और उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि किस टाइप की इमेज है। इट ऑटोमेट टास्क, ठीक है, ये टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइक क्वालिटी चेकिंग इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। अब उनकी इमेजेस वगैरह होंगी तो वो चेक कर पाएंगे, तो इनकी मतलब एबिलिटी होती है कि ये इमेजेस को मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ट्रैफिक मॉनिटरिंग, मतलब ट्रैफिक रोड वगैरह पे जो ट्रैफिक होती है उसको मॉनिटर करने के लिए। मेडिकल इमेजेस एनालिसिस, अब जैसे एक्सरेज वगैरह होते हैं जो उनकी इमेजेस वगैरह होती है उनको अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। दिस रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट एंड इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी। इससे क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे ये बेनिफिट होता है कि जो ह्यूमन की एफर्ट है, ह्यूमन को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, ठीक है, और इससे स्पीड भी इंक्रीज होती है और एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल करेक्टली काम कर रहा होता है। एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है। अब सेल्फ ड्राइविंग कार मतलब ऑटोमेटिकली जो कार है वो चल रही है। अब उसको नहीं पता, अगर ऐसे कंप्यूटर्स हों जो कि इस चीज को अंडरस्टैंड ना कर ले कि आगे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी आती है तो वो नहीं रुकेंगे तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन ये ऐसी कार्स होती हैं जो कि मतलब इमेजेस को अंडरस्टैंड कर रही होती है, या आगे क्या चीज आ गई, फॉर एग्जाम्पल कोई आगे कार आ गई है तो वो फौरन से ब्रेक लगा लेंगी, ठीक हो गया। कहीं से टर्न लेना है तो वो मतलब टर्न ले लेंगी, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है, ये सब चीजें ये मतलब ऑटोमेटिकली ये जो कार है वो चल रही होती है, यहाँ पे कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, कैसे ये जो कार है वो चलती है, ये कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी को यूज करके ये रोड पे चल रही होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेल्फ ड्राइविंग कार यूज कंप्यूटर विजन टू डिटेक्ट रोड ट्रैफिक सिग्नल साइंस एंड पेडिस्ट्रियंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है वो कंप्यूटर विजन को यूज कर रही होती है और रोड को डिटेक्ट करती है, ट्रैफिक के क्या साइंस है, रेड सिग्नल आ रहे हैं, ग्रीन सिग्नल आ रहे हैं, कौन से सिग्नल्स हैं उनको भी देख रही होती है, और पेडेस्ट्रियन जो पैदल चल रहे होते हैं उनको भी देखती है ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। अलाउइंग द व्हीकल टू ड्राइव सेफली विदाउट ह्यूमन कंट्रोल, और ये व्हीकल को अलाउ करी होती है कि वो सेफली ड्राइव करे ताकि, और यहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन का कंट्रोल नहीं होता, यहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं बैठा होता, ऑटोमेटिकली ये जो कार है वो चल रही होती है। नेक्स्ट है कंपेयर द यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी विद कंप्यूटर लैंग्वेजेस फॉर इंटरेक्शन विद कंप्यूटर। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर करना है जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उसके साथ एनएलपी को। एनएलपी अलाउ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। एनएलपी एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर को अलाउ करती है कि वो ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे, ठीक है। अगर ह्यूमन ने कोई टेक्स्ट लिखा है, कुछ भी लिखा है इंग्लिश में उर्दू में, उसको भी अंडरस्टैंड करे, कुछ बोले उसको भी अंडरस्टैंड करे, जिस तरह इंग्लिश हो गया उर्दू, मतलब हर लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड करती है जो ह्यूमन की लैंग्वेज है, ताकि वो उसके साथ इंटरेक्ट कर ले इजीली। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है? पाइथन होती है, सी प्लस प्लस, सी हैश होगी, जावा वगैरह होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, इनके अपने सेंटेक्स होते हैं। अगर हम लोग गलत सेंटेक्स सेंटेक्स का मतलब है लिखने का तरीका, अगर हम लोग गलत सेंटेक्स लिखेंगे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक इंट सी, इस तरीके से करके, ये हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है? ये हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। ओके, हम लोगों ने ये लाइन लिख दी है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने सेमी कॉलन नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, इसको ये रन नहीं करेगा। तो इसके ना काफी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, तो उनको फॉलो करना होता है। एनएलपी हेल्प नॉर्मल
यूजर्स कम्युनिकेट। ठीक है, जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं जिनको इतना आईटी वगैरह का नहीं पता होता, उनको भी मतलब हेल्प कर रही होती है। वाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो सिर्फ डेवलपर के लिए होती है। डेवलपर जो कोई भी वेबसाइट वगैरह डेवलप कर रहा है, कोई भी ऐप डेवलप कर रहा है, वो डेवलपर्स होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिर्फ उनको हेल्प कर रहा होता है, सिर्फ उन्हीं को ये लैंग्वेज समझ आती है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को समझ नहीं आती। Example है using a virtual assistant like Siri or Alexa. Alexa, you can say set an alarm for 7 a.m. and it understand it. वो एक virtual assistant है, मतलब एक ऑनलाइन हेल्पर है, Siri या Alexa हो गया। अगर आप उसको कहोगे कि अलार्म मतलब 7 a.m. का सेट कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा, आपकी बात को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म करेगा। Okay, next है what is a robot? Mention four areas where robot can replace human that are not mentioned in this unit. रोबोट्स बताने के रोबोट्स क्या होते हैं, और फोर ऐसे एरियाज होते हैं, एरियाज बताने हैं जहाँ पे रोबोट्स को यूज किया जाता है। मतलब सिर्फ वहाँ पे ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया और रोबोट्स को यूज किया जा रहा है। और ऐसे आपने एरियाज बताने हैं जो आपके यूनिट के अंदर मेंशन नहीं, आपके चैप्टर के अंदर नहीं बताए गए। रोबोट बेसिकली क्या होते हैं, ऐसी मशीन होती हैं जो ह्यूमन की तरह काम कर रही होती हैं। ठीक है, अब जहाँ पे ह्यूमन काम नहीं कर सकता वहां पे भी रोबोट्स को यूज किया जा रहा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक प्रोग्रामेबल मशीन होती है जो कि टास्क को परफॉर्म कर रही होती है ऑटोमेटिकली। अब आगे लिखा है कि रोबोट कैन रिप्लेस ह्यूमन इन, कहाँ कहाँ पे इसको रिप्लेस किया गया है, कहाँ कहाँ पे ह्यूमन को यूज नहीं किया जा रहा बल्कि रोबोट्स को यूज किया जा रहा है। जैसे मिलिट्री ऑपरेशन हो गए, ठीक है, जैसे डेंजरस टास्क होते हैं जिनको हैंडल करना होता है, जैसे बॉम्ब डिस्पोजल, मतलब बॉम्ब को पहले देखना कि है कहाँ पे, जब उसको फाइंड आउट कर लिया तो उसको फ्यूज करना ताकि वो ब्लास्ट ना हो जाए। इसके अलावा डीप सी एक्सप्लोरेशन, मतलब बिल्कुल जो समंदर की निचली वाली जो तह होती है, वहां पे बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर करना होता है, फाइंड करना होता है, वहां पे फिर ह्यूमंस नहीं जा सकते, तो रोबोट्स को यूज किया जाता है। इससे हैजर्डियस केमिकल हैंडलिंग, बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत नुकसानदेह होते हैं, अगर वो वहां पे ह्यूमन उनके साथ मतलब काम करेगा तो ऑब्वियसली ह्यूमन की डेथ हो सकती है, तो वहां पे रोबोट्स को यूज किया जा सकता है। या फिर डिजास्टर रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अर्थक्वेक आ गया है तो उससे बिल्डिंग्स वगैरह गिर गई हैं, तो वहां पे अंदर जो है वो बंदे रह गए हैं, तो उनको जो सेव करने के लिए रोबोट्स को यूज किया जा रहा है। फ्लड्स वगैरह जहाँ पे होते हैं वहां पे रोबोट्स को यूज किया जाता है, क्योंकि अगर वहां पे इंसानों को भेजा जाए तो ऑब्वियसली फिर उनकी जान को खतरा होता है। इज द यूज ऑफ ग्रामरली एआई टूल अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल प्रूफ रीडिंग? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग एक टूल है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर ग्रामरली, उसको यूज कर ले कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कुछ भी लिखा है उसमें से कोई मिस्टेक है तो वो फाइंड आउट कर ले, उसको ठीक कर ले, बजाय इसके कि हम लोग मैनुअली प्रूफ रीडिंग करें, मतलब खुद एक दफा जब सारा टेक्स्ट लिख लिया तो उसके बाद आखिर में हम खुद रीडिंग करें। तो क्या ये चीज हो सकती है कि हम लोग खुद ये काम ना करें बल्कि सिर्फ ग्रामरली को यूज कर ले, उस सॉफ्टवेयर को यूज कर ले? क्या वो सारी मिस्टेक्स फाइंड आउट कर लेगा? ग्रामरली इज द हेल्पफुल फॉर चेकिंग ग्रामर, ठीक है, ग्रामर को चेक करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, बट इट कांट फुली रिप्लेस मैनुअल प्रूफ रीडिंग। लेकिन इसको बिल्कुल रिप्लेस नहीं किया जा सकता, फिर भी ह्यूमन की जरूरत पड़ती है कि वो खुद एक दफा जो है प्रूफ रीडिंग करे कि क्या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। इट मे मिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, टोन और सब्टल एरर इन राइटिंग, ठीक है, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसमें से कुछ कॉन्टेक्स्ट को मिस कर देता है, अगर उसमें कोई मिस्टेक है भी सही तो उसको वो फिर इग्नोर कर देगा, टोन को या सबटल, मतलब जो छोटी छोटी एरर्स आ रहे होते हैं, सबटल मतलब आप ये कह सकते हो स्मॉल एरर्स आते हैं, तो उनको वो मिस कर देता है। देयरफॉर ह्यूमन प्रूफ रीडिंग स्टिल नेसेसरी फॉर एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी, राइट, कि ह्यूमन प्रूफ रीडिंग अभी तक बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी, ताकि जो है बिल्कुल हमारा हमने जो भी कॉन्टेक्स्ट लिखा है वो एक्यूरेट हो और वो बिल्कुल क्लियर हो, स्पेशली जब कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वहां पे। What harm can be caused to people due to wrong identification by AI-based facial recognition during criminal investigation? ओके, जब किसी क्रिमिनल को, क्रिमिनल मतलब कोई किसी ने जुर्म किया, ठीक है, उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसको पहचानना है, तो अगर हम लोग ये बात करें कि कोई जो भी एआई टूल बनाया है, अगर वो गलत आइडेंटिफाई कर देता है, ठीक है, गलत पहचान देता है, एक्चुअल में वो क्रिमिनल नहीं है, उसको एआई ने कह दिया कि ये क्रिमिनल है, तो इससे जो है वो कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं? रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन कैन कॉज इनोसेंट पीपल टू बी अरेस्टेड और सस्पेक्टेड, ठीक है, जब रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन होता है, जब वो गलत एक चीज एक बंदे को पहचान लेता है जो कि एक इनोसेंट मतलब एक मासूम बंदा है, अगर उसको पहचान लेता है तो फिर लोग क्या मतलब पुलिस वगैरह क्या करेंगे, उसको अरेस्ट कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे, उसके साथ तफ्तीश वगैरह करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि उसकी जो रेपुटेशन होगी, ठीक है, वो डैमेज होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा, उसकी जो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होगी। इट मे ऑल्सो लीड टू अनफेयर लीगल एक्शन, ठीक है, इससे क्या होगा कि अनफेयर हो जाएगा ना उसके साथ, अगर उसने ये काम किया ही नहीं है और उसके साथ जो है ये सारे एक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, तो ये आप ये कह सकते हो कि ये इलीगल एक्शन होगा। लास्ट वन है डिस्क्राइब द सोशल इम्प्लीकेशंस, ठीक है, इम्प्लीकेशंस मतलब क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या असरार होंगे।
that can arise due to misuse of personal information stored in computer system who use virtual assistant. ओके, अब देखिए कोई भी शख्स है जो कि विजुअल असिस्टेंट को यूज कर रहा है और उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर हुई हुई है, और अगर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिस यूज किया जाएगा तो क्या सोशल इम्प्लीकेशन होंगे? मिसयूज ऑफ पर्सनल डाटा कैन लीड टू प्राइवेसी लॉस, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। ठीक है, उसकी जितनी भी प्राइवेसी है वो चली जाएगी, उसकी आइडेंटिटी मतलब उसकी जो शिनाख्त है, जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है, जो प्रोफाइल वगैरह, उसके नेम वगैरह है, वो चोरी हो जाएगा। और कुछ जितनी भी फाइनेंशियल आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन है वो भी उसकी चोरी हो जाएगी, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, बैंक में जितने पैसे पड़े हैं वो उसके साथ मतलब फ्रॉड हो सकते हैं। पीपल में फील अनसेफ एंड लूज ट्रस्ट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो लोग होंगे ना वो टेक्नोलॉजी को यूज करना छोड़ देंगे क्योंकि उनका ट्रस्ट बिल्कुल लूज हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो लीड टू सोशल प्रॉब्लम्स लाइक ब्लैकमेल और अनवांटेड सर्विलियंस। ठीक है, इससे क्या होगा कि ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने भी किसी की प्राइवेट या जो पर्सनल पिक्चर्स होती हैं वो ले लिए, तो उसको जो है वो थ्रेट करना स्टार्ट कर देगा कि तुम इतने पैसे दो वरना तुम्हारी पिक्चर्स जो है वो लीक हो जाएंगी। तो इससे बहुत से सोशल प्रॉब्लम्स भी अराइज होते हैं। यहाँ पे ये एंड हो गया। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे।